सुंदरपुर नाम का एक गांव था जहां की मिट्टी में सोना उगता था और लोगों के दिलों में प्यार था। इसी गांव में गोपाल रहता था। वो मिट्टी से प्यार करता था और अपनी मेहनत को ही अपना भगवान मानता था। उसका छोटा सा परिवार खुश था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वक्त की करवट उनकी खुशियों की परीक्षा लेने वाली है। सीता, देख रही हो इस बार गेहूं की बालियां कैसी सोने जैसी चमक रही हैं। अगर मंडी में दाम अच्छा मिला तो इस बार दिवाली पर तुम्हें नई साड़ी और मोहन के लिए नई किताबें लाऊंगा। साड़ी का क्या है जी, पुरानी भी चल जाएगी। बस मेरा एक सपना है, हमारा मोहन खूब पढ़े, उसे शहर भेजिए ताकि वो खेती के साथ साथ दुनियादारी भी सीख सके। पिताजी, मैं शहर जरूर जाऊंगा, लेकिन वहां से सीखकर वापस अपने गांव ही आऊंगा। मास्टर जी कहते हैं कि असली भारत गांवों में बसता है। शाबाश बेटा, तेरी यही बातें मेरी सारी थकान मिटा देती हैं। उधर गांव में लाला सेठ की बड़ी सी दुकान है। सेठ अपने मोटे बही खाते में कुछ हिसाब किताब कर रहा है। उसका मुनीम जी हजूरी करते हुए बगल में बैठा है। गांव में एक तरफ जहां गोपाल की मेहनत थी, वहीं दूसरी तरफ लाला सेठ का लालच। लाला सेठ की नज़र इंसान पर नहीं, उसकी हैसियत और जमीन पर होती थी। मुनीम, सुना है गोपाल की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। जी मालिक, पूरे गांव में सबसे अच्छी। सोना बरसेगा उसके घर। सोना उसके घर बरसेगा तो हमारी तिजोरी कैसे भरेगी? उसकी जमीन नदी के किनारे है, बहुत उपजाऊ है। अगर वो जमीन मेरी हो जाए तो मैं वहां गोदाम बनाऊंगा। बस किसी एक मजबूरी का इंतजार है मुनीम, सिर्फ एक मजबूरी। अचानक मौसम बदलता है। तूफान और भयंकर बारिश की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। गोपाल और सीता परेशान होकर अपने घर में इधर उधर घूम रहे हैं। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। उस रात आसमान फट पड़ा। ऐसी बारिश हुई कि नदियां उफान पर आ गईं। जो फसल कल तक सोना लग रही थी, आज वो मिट्टी में मिल चुकी थी। हे भगवान, ये क्या किया तूने? सब खत्म हो गया सीता, सब खत्म। खेतों में पानी नहीं, मेरे आंसू भरे हैं। हिम्मत मत हारिए, आप ही टूट जाएंगे तो मोहन का क्या होगा? घर में खाने को दाना नहीं है, अगली फसल के लिए बीज भी चाहिए। हमें कुछ करना होगा। कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे लाला सेठ के पास जाना ही होगा, वही आखिरी सहारा है। गोपाल लाला सेठ की दुकान पर पहुंचता है। वो बेबस होकर सेठ के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। मुसीबत का मारा गोपाल शेर की मांद में मदद मांगने पहुंचा था। लाला सेठ तो इसी मौके की ताक में था। सेठ जी, आप तो जानते हैं बाढ़ ने कमर तोड़ दी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, अगली फसल आते ही चुका दूंगा। आपके पैर पड़ता हूँ। अरे गोपाल भाई, रो मत, दुख होता है तुम्हारी हालत देखकर। वैसे तो मेरा हाथ भी तंग है, लेकिन पुराने पड़ोसी हो, मदद तो करनी पड़ेगी। मुनीम, 5,000 रुपये निकालो। मुनीम अंदर से पैसे और एक बड़ा सा कागज लेकर आता है। बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो, सरकारी नियम है, लिखा पढ़ी जरूरी है। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। आप पर भरोसा है सेठ जी। अंगूठा नहीं, अपनी बर्बादी पर मोहर लगाई है तूने गोपाल। और गोपाल बिना कुछ सोचे समझे, बिना पढ़े उस कागज पर अपना अंगूठा लगा देता है। 3 महीने पलक झपकते बीत गए। आज गांव की चौपाल पर भीड़ जमा है। लाला सेठ अपने लठैतों के साथ पूरे खमंड में खड़ा है। पास ही एक कोने में एक रहस्यमयी साधु चुपचाप सब देख रहा है। गोपाल पैसे नहीं जुटा पाया था और आज लाला सेठ अपना असली रूप दिखाने आया था। गोपाल, बाहर निकल, 3 महीने पूरे हो गए, या तो पैसे दे या अपनी जमीन खाली कर। सेठ जी, अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वक्त? कागज में साफ लिखा था 3 महीने में पैसा नहीं लौटाया तो जमीन मेरी। और अब ब्याज लगाकर रकम 5,000 से 50,000 हो गई है। ये देख कागज। तभी मोहन भीड़ को चीरते हुए आगे आता है और सेठ के हाथ से वो कागज छीनकर पढ़ने लगता है। रुको, ये क्या लिखा है? पिताजी, आपने किस कागज पर अंगूठा लगाया था? इसमें लिखा है कि ब्याज प्रति दिन लगेगा, ना कि प्रति वर्ष। और इसमें आपकी जमीन गिरवी रखने की बात तो सबसे ऊपर लिखी है, जिसे सेठ ने आपसे छिपाया। ये धोखा है, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। धोखा? अंगूठा इसका है, अब पंचायत फैसला करेगी। मुखिया जी बोलिए। गांव में पंचायत बैठती है। माहौल बहुत गंभीर है। वो रहस्यमयी साधु अभी भी वहीं खड़ा है। कागज पर अंगूठा तो गोपाल का ही है, कानून के हिसाब से जमीन तो। अचानक वो साधु बीच में बोल पड़ता है। कानून कागज देखता है,
लेकिन न्याय सच्चाई देखता है मुखिया जी। ए फकीर, तू बीच में क्यों बोल रहा है? अपना काम कर। मेरा काम ही सफाई करना है। इतना कहते ही साधु अपनी दाढ़ी और माला उतारकर फेंक देता है। सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो साधु असल में एक पुलिस अधिकारी है। गांव वाले हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से इस गांव में भेष बदल कर घूम रहा हूं। मुझे खबर मिली थी कि यहां अनपढ़ किसानों की जमीनों को धोखे से हड़पा जा रहा है। साहब, आप ये तो बस आपसी समझौता था। समझौता? मैंने खुद सुना है तुमने ब्याज की शर्तें पढ़कर नहीं सुनाई थी। धारा 420 और चालसाजी के आरोप में तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जाता है। और हां, गोपाल का कर्ज माफ, क्योंकि तुमने गैर कानूनी कागज बनवाया था। उस दिन गांव वालों ने जाना कि कलम की ताकत और कानून का डर क्या होता है। पुलिस लाला सेठ को अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद लाला सेठ जमानत पर छूट कर आता है। जेल से लौटने के बाद लाला सेठ अकेला पड़ गया था। न दौलत काम आ रही थी, ना वो जमीनें जो उसने हड़पी थीं। अब वो बहुत बीमार है। वो अपने घर के बाहर खांस रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई उसे एक घूंट पानी देने वाला नहीं है। तभी गोपाल और मोहन वहां से गुजरते हैं। सेठ की ये दयनीय हालत देखकर गोपाल रुक जाता है। पिताजी चलिए, इसने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं बेटा, बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता। वो अभी बीमार है। गोपाल से सेठ की हालत देखी नहीं जाती। वो एक लोटे में पानी लाता है और अपने हाथों से लाला सेठ को पिलाता है। गोपाल, मैंने तुम्हारी जमीन छीननी चाही और तुम मुझे ही पानी पिला रहे हो। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। सेठ जी, जमीन जायदाद यहीं रह जाएगी। इंसान साथ में बस अपने कर्म ले जाता है। उठिए, वैद्य जी के पास चलते हैं। समय बदलता है। अब मोहन साफ सुथरी स्कूल की वर्दी पहने नजर आ रहा है। लाला सेठ भी बदल गया है। उसने बेईमानी छोड़ दी है और अपनी दुकान पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। मोहन शहर पढ़ने जाता है और वकील बनकर लौटता है ताकि फिर किसी गोपाल के साथ धोखा ना हो। और इसी के साथ सच्चाई और इंसानियत की जीत होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है।